नमस्कार, सुप्रभात। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज गुरुवार 19 मई भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में हम जीवन का भारतीय प्रतिमान व्याख्यानमाला, जिसमें हमें दिलीप केळकर सर मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हम समाज और मानव संबंध की भारतीय दृष्टि पहचानने वाले हैं। श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं केळकर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। पिछले व्याख्यान पुष्प में हमने व्यक्तित्व विकास के बारे में, व्यक्तित्व विकास के कारक तत्व, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर, इसलिए विकास के स्तर में भी अंतर, इन बातों को समझने का प्रयास किया था। अब उससे इस पूरे जीवन को समझने की दृष्टि से उसके अगले चरण पर हम आते हैं, समाज को समझने का प्रयास करेंगे। समाज के संदर्भ में जो भारतीय दृष्टि है, जो आज लगभग सारे विश्व में सर्वव्याप्त हो गई है, इस दृष्टि के अनुसार समाज जो है यह व्यक्ति व्यक्ति का अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरों के साथ में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को अनुबंधित किया जाता है। ऐसे एक दूसरे से अपने स्वार्थ के लिए अनुबंधित हुए लोगों के समूह को समाज कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होते हैं जब दो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे आते हैं। इकट्ठे आकर एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति हो सके, इसके लिए आपस में कुछ शर्तें तय करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो अब भारतीय जीवन में तो समाज यह स्वार्थ प्रवृत्त व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ में जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसका परिणाम या उसका फल है। इसके कारण समाज बनता है। इसलिए आज हम देखते हैं कि हर परस्पर संबंध यह कॉन्ट्रैक्ट का स्वरूप लेता जा रहा है। कोई भी दो लोग इकट्ठे आकर दो बातें तय करते हैं तो वो परस्पर विचार करते हैं कि हमने लिख डालना चाहिए इसको, जिससे ये पक्का रहे कि मैंने क्या कहा था और तुमने क्या कहा था। और इसीलिए लिखा पढ़ी का महत्व इस काल में बहुत बढ़ गया है। राजा और प्रजा के बीच में आजकल भारत में जिसे हम संविधान कहते हैं, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ब्रिटिश किंग और उनकी जो प्रजा थी, जनता थी, इनके बीच में जो चार्टर तैयार हुआ था, प्रिंस चार्टर, वह इन सभी देशों के संविधानों का आधार है। राजा पहले तो अनिर्बंध सर्वशक्तिमान ऐसा हुआ करता था, और जैसे अंग्रेजी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसके अनुसार
इन किंग्स का बिगड़ना यह तो बहुत स्वाभाविक था। इसलिए ऐसे सत्ताधारी मदांध ऐसे राजा जो है वो मनमानी करते थे, जनता का शोषण करते थे, अनन्वित अत्याचार करते थे। इसके विरोध में जब जनता थोड़ी सी जागृत हुई, संगठित हुई और राजा के सामने शक्ति के रूप में खड़ी होने का प्रयास करने लगी, तो राजा और ऐसा जो संगठित समाज था उनके बीच में यह किंग्स चार्टर के रूप में पहली बार अभारतीय जगत में प्रस्तुति हुई। यह है पूरे समाज जीवन में या समाज के आधारभूत ऐसे तत्व की पार्श्वभूमि। इसलिए हम देखते हैं कि भारत में भी सब बातें जो हैं परस्पर कोई भी हम बात तय करें उसे कॉन्ट्रैक्ट का स्वरूप आ जाता है। पहले तो हमारे यहाँ शब्द की कीमत हुआ करती थी। मैंने शब्द दिया है ना, उसका अनुपालन तो मैं करूंगा ही, और सामने वाले को भी यह विश्वास हुआ करता था इसने शब्द दिया है और इतना पर्याप्त है मेरे लिए। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला इतना गहराई तक पहुंच गया है कि छोटी छोटी बातों के लिए, फिर नौकरी के लिए हम कहीं नौकर बन के जुड़ते हैं तो वहां भी मालिक और नौकर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। आजकल तो विवाह भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नहीं तो भारत में विवाह यह संस्कार हुआ करता था। दो भिन्न व्यक्ति, एक स्त्री और एक पुरुष, परस्पर साथ में रहकर एक बनने का प्रयास हुआ करता था। एक बनने का, एकात्मता का संस्कार हुआ करता था। उसकी जगह अब यह विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इस्लाम में भी ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। वो जो मौलवी होता है वो पूछता है, लड़के से पूछता है कबूल, लड़की से पूछता है कबूल। वो जब दोनों कबूल करते हैं तब निकाह हो गया, ऐसा माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अभारतीय समाजों में तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से समाज बना है। परस्पर स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं अकेला अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए औरों की मदद मैं लूं और अनायास उसके कारण उन्हें मेरी जो मदद होगी उससे उनके स्वार्थ की पूर्ति भी होगी। इस कारण जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर समाज बनता है। भारतीय समाज की अवधारणा इससे बहुत भिन्न है। सामान्यतः यह बात तो अभारतीय लोग भी जानते हैं, केवल इकट्ठे आने से समाज नहीं बनता है। जैसे यात्राएं होती है, लोग पर्यटन के लिए जाते हैं तो समाज नहीं बन जाता। समुदाय होता है, वो लोगों का जमावड़ा होता है, लेकिन समाज उसे नहीं कहते। तो भारत में समाज के बारे में जो अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं रही हैं, उसमें जो सबसे प्रमुख, सबसे प्रबल, सबसे व्यापक अवधारणा है उसके बारे में हम विचार करने वाले हैं। इसे समझने के लिए कुछ छोटे से उदाहरणों से हम शुरुआत करेंगे। आलू की बोरी होती है, इसमें आलू भरे हुए हैं। इस बोरी का मुख जब तक बंद है तब तक यह सब आलू उस बोरी में इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसका मुख खुल जाता है यह आलू बिखर जाते हैं। समाज ऐसा नहीं होता है। समाज में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जुड़े हो या संस्कारों से जुड़े हो, आत्मीयता से जुड़े हो या स्वार्थ से जुड़े हो, तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसके लिए बोरी में भरे हुए आलूओं जैसा समाज नहीं होता है। तो क्या समाज अनार के फल जैसा होता है? अनार के फल में एक विशेषता होती है, इसमें जो इसके अंदर दाने होते हैं, ये दाने सब
पहले तो छोटे छोटे होते हैं, जब फल पेड़ पर लगता पहले उगता है। जैसे जैसे ये दानों का विकास होता जाता है, इस फल का आकार भी बढ़ता जाता है। यह समाज जीवन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो अनार के फल के साथ मेल खाता है। इस समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए अवसर होना चाहिए। यह अवसर दूसरे जो घटक हैं उनके विकास के अवसरों के साथ में ही मिलेगा। बाकी के लोगों के, बाकी के दानों के विकास के अवसर को तोड़कर, अवसर को नष्ट कर एक दाने का या कुछ दानों का विकास, जैसे अनार के फल में अभाव से ही पाया जाता है, तो यह मानव समाज का लक्षण कहा जा सकता है। इस दृष्टि से यह मानव समाज के साथ में मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति के विकास के लिए अवसर है, लेकिन इस अवसर की एक सीमा होती है। यह सीमा उस अनार का जो आवरण होता है, वह आवरण कितना बढ़ सकता है, इसके कारण इन अनार के दानों के विकास की सीमा बन जाती है। उस सीमा से आगे जब अनार के दानों का विकास होने लग जाता है, तो जो आवरण है यह नष्ट हो जाता है और फिर फल नष्ट होने की दिशा में, खराब होने की दिशा में बढ़ने लग जाता है। मानव समाज जो है यह अनार के दानों जैसा अक्रिय और एक ढंग से कहें अजीव, ऐसे भौतिक पदार्थों का बना हुआ नहीं है। इसमें व्यक्ति जो है यह जीवमान है, और इतना ही नहीं, जो सारा समाज है यह भी जीवमान है, यह भी एक जीवंत इकाई है, ऐसा भारतीय दृष्टि कहती है। जिस प्रकार से व्यक्ति का मन होता है, उसी प्रकार से समूह का भी, समाज का भी मन होता है। और यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के मन का जोड़ बनाकर समाज का मन बन जाए। समाज का मन इस व्यक्ति के जोड़ से जो राशि मिलेगी उससे भिन्न भी हो सकता है। यह भारतीय दृष्टिकोण से समूह मन के विचार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस विषय में अभारतीय और भारतीय समाज मन को समझने की दृष्टि से एकात्म मानव दर्शन में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने परम पूजनीय श्री गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सत्संग चालक और प्रसिद्ध अहिंसा के पुजारी विनोबा जी भावे, इनके एक भेंट का उदाहरण उन्होंने दिया है। दोनों में चर्चा ये चल पड़ी कि समूह मन तो होता है, इसके ऊपर दोनों सहमत थे। गुरुजी ने कहा कि लेकिन इस समूह मन में भी अंतर होता है और उसका संबंध व्यक्ति के संस्कारों से होता है। चर्चा चली, उसमें दोनों ने यह मान्य किया कि जब हिंदू युवकों का समूह इकट्ठा होता है तो सामान्यतः वो कुछ भी बुरे काम करने से कतराता है। ये मैं लगभग 60 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। आज शायद इसमें और कमी आ गई होगी, लेकिन हिंदू मन जो है यह व्यक्तिगत स्तर पर, इसमें कई युवक ऐसे होंगे जिनकी प्रवृत्तियां बुरी हैं, जो कुछ बुराई करने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जब सामूहिक
ऐसा जब इकट्ठे आ जाते हैं और विचार होता है, तब कुछ अच्छा करने की ही भावना या समूह मन प्रकट करता है। इसी के सामने जब मुसलमानों के युवकों का ऐसा ही जमावड़ा होता है, तो यह जमावड़ा और हिंसक और घातक और समाज के लिए, अन्यों के लिए हानिकारक ऐसा विचार करने लग जाता है। इसके विषय में विनोबा जी सहमत हुए, लेकिन यह क्यों होता है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि समूह में भी जीवंतता होती है, उसका मन होता है, उसकी बुद्धि होती है, उसका भी अपना एक अहम होता है, उसका ये अहंकार जो होता है, उसी को हम अस्मिता भी कहते हैं। समाज की अस्मिता, यह व्यक्ति व्यक्ति की अस्मिता से कुछ भिन्न भी हो सकती है, कुछ अधिक श्रेष्ठ हो सकती है, कुछ खराब भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी वो 2 उदाहरण दिए। अब ये व्यक्ति और समाज, इनमें हम देखते हैं कि समाज के साथ में एक दूसरा शब्द आता है, शब्द कल्पद्रुम। इस शब्दकोश में इन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, समझ और समाज। समझ का अर्थ है सम अधिक ज, यानी एक जैसा शरीर लेकर जिन्होंने जन्म लिया है, एक दूसरे के शरीर जैसा शरीर रखने वाले, वे सब समझ हैं। जैसे गधे हैं, सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है। कुत्ते हैं, सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है। मनुष्य हैं, सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है। तो ऐसे जितनी भी जीव जातियां हैं, यह सब समझ इस शीर्षक के नीचे आती है। लेकिन समाज में एक बात और होती है, इसमें सम अधिक अज ऐसा शब्द प्रयोग होता है, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। और इसके कारण समाज उसे कहते हैं, उस मानव समुदाय को कहते हैं जिसका कोई अपना लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह समाज प्रयत्नशील होता है, यानी वह समुदाय प्रयत्नशील होता है, तब वह समाज बन जाता है। फिर उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो वह समाज नहीं है। जिस प्रकार से हमने 2 सप्ताह पहले के जो व्यक्तित्व का विचार किया था, उसमें भी मैंने ये स्पष्ट किया था कि भारतीय व्यक्तित्व की अवधारणा जो है, इसमें व्यक्ति के जीवन का यदि लक्ष्य नहीं है तो मानव नहीं है, वह पशु है। क्योंकि पशु के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, कल जीना है इसके लिए आज खाना है, नींद आ गई इसके लिए सोना है, इसके सिवा उनके सामने कोई लंबी अवधि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। तो जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन के लिए भी लक्ष्य आवश्यक होता है, उसी प्रकार से मानव समाज वह कहलाता है जिस मानव समुदाय के सामने कोई एक समान लक्ष्य है, और उस समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारा समाज प्रयत्नशील है, उसे समाज कहते हैं। और इस दृष्टि से जो स्वार्थ के आधार पर भी इकट्ठे आते हैं, वह भी है तो समाज ही। लेकिन भारतीय समाज की दृष्टि और उनकी दृष्टि में भिन्नता इस कारण है क्योंकि भारतीय समाज की व्यक्ति भी सब वास्तव में इकट्ठे आते हैं, वह तो सुख के लिए ही आते हैं। विश्व का हर जीव सुख प्राप्ति के लिए जीता है, मानव भी सुख प्राप्ति के लिए जीता है, भारतीय व्यक्ति भी सुख के लिए जीता है, और भारतीय व्यक्ति भी सुख के लिए ही जीता है। दोनों में अंतर क्या है? तो सुख की अवधारणा में अंतर है। जबकि अभारतीय समाजों ने सुख को इंद्रिय सुख तक और कुछ मात्रा में मन और बुद्धि के सुख तक सीमित कर दिया है, वहाँ हमारे भारतीय मनीषियों के उपदेशों के कारण, उनकी
चलती आ रही परंपरा के कारण हमारे यहाँ उससे भी श्रेष्ठ आत्मिक सुख की कल्पना की गई है। और इस आत्मिक सुख का जो स्तर है, यह इंद्रिय सुख के स्तर से ऊंचा स्तर, मन के सुख का स्तर, मन के सुख के स्तर से ऊंचा स्तर बुद्धि के सुख का स्तर, और बुद्धि के सुख के स्तर से भी कहीं ऊंचा ऐसा आत्मिक सुख का स्तर है। एकात्मता के कारण जो प्राप्त होता है वह सुख है। इस कारण सुख का हम आगे और भी विवेचन करेंगे। यहाँ हम इसके कारण दोनों समाजों में अंतर कैसे पड़ जाता है इसका थोड़ा विचार कर लीजिए। एक समाज में सुख का आधार जो है यह स्वार्थ है, और दूसरे समाज जीवन में सुख का आधार आत्मीयता है, एकात्मता है, परस्पर प्रेम, सहानुभूति, ममता, यह सब है। तो दोनों में अंतर पड़ना स्वाभाविक है। थोड़ा सा आप विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि दुनिया भर में जितनी भी सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इनमें से प्राकृतिक समस्याएं तो परमात्मा निर्मित हैं या सृष्टि निर्मित हैं। सृष्टि के नियमों से उनका सामना तो मनुष्य को करना पड़ता है, लेकिन इन प्राकृतिक समस्याओं को छोड़कर जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब मानव निर्मित समस्याएं हैं। और इन सब मानव निर्मित समस्याओं के जड़ में व्यक्ति और व्यक्ति का स्वार्थ यह है। इस स्वार्थ के कारण मैं और मेरे सुख के आगे दूसरे किसी का भी सुख नहीं चलेगा। मुझे सुख प्राप्त होना चाहिए, मेरी केमिकल रिएक्शन चलती रहे, इसके लिए अन्य केमिकल रिएक्शंस नष्ट हो जाए, बंद हो जाए, तो मुझे क्या उससे। इस प्रकार की भावना इस स्वार्थवादी समाज की होती है, और इसके लिए यह अनन्वित अत्याचार करने से, शोषण करने से किसी भी तरफ पीछे नहीं हटता। पर अनुभव भी हम देखते हैं, इतिहास देखते हैं कि इन अभारतीय समाजों का जो इतिहास रहा है, कम से कम पिछले 2000 वर्ष से, जो ग्रीकों से हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब अन्य समाजों के शोषण से जुड़ा हुआ है, अन्य समाजों पर अत्याचारों से जुड़ा हुआ है, बलात्कारों से जुड़ा हुआ है, और अन्यों को अपना दास बनाकर अपने सुख में वृद्धि के आधार पर खड़ा रहा। जबकि भारतीय समाज जो इससे कहीं पूर्व से, अनादिकाल से कहें तो कोई गलती नहीं होगी, यह एकात्मता के आधार पर समाज जीवन चले, इस प्रकार का विचार लेकर चलता आया है। हमने पीछे ब्रह्मा जी की कहानी भी सुनी थी कि किस प्रकार से उन्होंने दानवों को यह समझाने का प्रयास किया था कि आप जो स्वार्थ के आधार पर परस्पर संबंधों के तत्व को अपने समाज जीवन का आधार मान रहे हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसके कारण आप अपने लिए समस्याओं को आमंत्रित करते हो। लेकिन आज भी दानव समाज या जो स्वार्थवादी इंडिविजुअलिस्टिक ऐसा जो समाज जीवन है, इसने ब्रह्मा जी के इस कथन और उस कथा से कुछ सीखा नहीं। उस समय भी और आज तक भारतीय समाज यह हमेशा एकात्मता पर आधारित परस्पर संबंधों का प्रतिनिधित्व करता आया है, और इसलिए समाज हम उसे कहते हैं जो सुख प्राप्ति के लिए तो प्रयास कर रहा है, लेकिन सुख प्राप्ति का हमारा जो स्तर है वह निरंतर उन्नत होता रहे। इंद्रिय सुख के ओर से ऊपर बढ़कर मन के सुख की ओर, मन के सुख से ऊपर उठकर बुद्धि के सुख के स्तर पर, और उससे भी आगे आत्मिक सुख के स्तर की ओर वह आगे बढ़े। यह है भारतीय सुख की अवधारणा और अभारतीय सुख की अवधारणा में अंतर, जो दोनों समाजों में भिन्नता, और इस भिन्नता के कारण एक समाज श्रेष्ठ बनता है और दूसरा समाज
समस्याग्रस्त बन जाता है। अब आते हैं इस सुख के विवेचन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि समाज जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य तो मैंने बताया कि सुख है, इसी प्रकार से समाज जीवन का भी लक्ष्य सुख हुआ। लेकिन सुख का अंतिम जो छोर है आत्मिक सुख है। आत्मिक सुख जो है इसी का जब सार्वत्रिकीकरण हो जाता है तो उसे भारतीय हमारे मनीषियों ने नाम दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारा समाज सुखी हो जाए, कोई अपवाद न रहे, कोई व्यक्ति दुखी न रहे, कोई व्यक्ति रोगग्रस्त न रहे, निरामय ऐसा जीवन हर व्यक्ति को जीने को मिले, यह भारतीय समाज जीवन का लक्ष्य बन जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य तो हमने देखा कि व्यक्तित्व से लेकर व्यक्तिगत विकास, समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास और परवेष्टिगत विकास, उसका लक्ष्य बन जाता है परमानंद, परम सुख। परमात्मा पद को प्राप्त करने से जो प्राप्त होता है यह मानव का व्यक्तिगत स्तर का लक्ष्य है। और यह लक्ष्य और अभी जो हमने सामाजिक स्तर पर सामाजिक जीवन के लक्ष्य का विचार किया, ये दोनों ही एक दूसरे से अत्यंत सुसंगत ऐसे लक्ष्य हैं। और इस दृष्टि से अब सुख का विवेचन हम और आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति के लिए सुख प्राप्ति के लिए 4 बातें आवश्यक होती हैं। इनमें से 3 बातें तो उसके व्यक्तिगत स्तर की दृष्टि से आवश्यक होती हैं, और चौथी बात जो होती है यह समाज के सुख के माध्यम से उसे जो सुख मिल सकता है उसके लिए होता है। ये 4 जो पहलू हैं, इसमें सबसे पहला पहलू तो यह है कि आजीविका उसकी सुसाध्य हो, सहजता से वह अपने जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। इसे कहते हैं सुसाध्य आजीविका। अन्न, वस्त्र, भवन, शिक्षण, स्वास्थ्य, इसके लिए जो भी आवश्यक बातें हैं इनकी पूर्ति वह सहजता से कर सकते, सुसाध्य हो उसके लिए। दिन भर मर के वो यदि आजीविका के पीछे पड़ा रहेगा तो सुख कैसे पाएगा। दूसरा घटक इसमें, दूसरा पहलू जो होता है सुख का, वह होता है शांति। तो आजीविका तो सुसाध्य है, लेकिन उसके पीछे इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे कोर्ट के ये मुकदमे चल रहे हैं, ये परेशान है बेचारा, दिन भर उसी में लगा रहता है, तो कैसे सुख प्राप्त करेगा। आजीविका की इसे कोई चिंता नहीं है क्योंकि पर्याप्त इसके पास में पैसा पड़ा हुआ है और कोई आजीविका की चिंता नहीं। तो जब तक शांति नहीं होगी, ये शांति के 2 प्रकार हैं, एक तो है विश्रांति और दूसरी है मन की शांति। ये दोनों ही मिलकर यह सुख की दृष्टि से दूसरा पहलू बनता है। तीसरा जो पहलू है वह है स्वतंत्रता। यह आजीविका की आश्वस्ति है, फिर शांति भी है, विश्रांति के लिए भी पर्याप्त समय है। फिर भी ये यूरोपियन देशों ने गुलाम बना के रखे थे, इतने सारे देशों ने स्वतंत्र होने का प्रयास क्यों किया। स्वतंत्र होना यह हर व्यक्ति की जन्म से प्रवृत्ति होती है। छोटे बच्चे भी हमने व्यक्तित्व विकास के इसमें देखा था कि छोटे बच्चे हमेशा ये देखते हैं कि बड़े लोग कैसे अपने स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, और मैं कुछ करता हूं तो तुरंत कहने लगते हैं अरे ये क्यों किया, अरे वो करो। 10 बातें मुझे बताते हैं, मुझे अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कुछ करने नहीं देते। तो बच्चा भी जल्दी से जल्दी स्वतंत्र होना चाहता है। यह स्वाभाविक अंत प्रेरणा होती है हर मनुष्य में। तो तीसरा भाग हिस्सा जो है ये सुख के पहलू का, वह है स्वतंत्रता। मैं अपने रुचि के अनुसार मुझे जो अच्छा लगता है वो कर पाऊं।
मैं अपनी रुचि के अनुसार मुझे जैसा जीवन जीना है वैसा जीवन मैं जी पाऊं, इसके लिए उसे स्वतंत्रता आवश्यक होती है। इस स्वतंत्रता की एक सीमा होती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता की सीमा, यह जब तक दूसरे व्यक्ति की सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं करती तब तक तो इस स्वतंत्रता के विकास के लिए अवसर है। जहां यह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सीमा के ऊपर अतिक्रमण करने लग जाए, वहां दुख का प्रारंभ हो जाता है। एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है और इसके लिए सुख प्राप्ति यहाँ रुक जाती है। तो तीसरा जो पहलू है यह है स्वतंत्रता, और चौथा जो पहलू है वह है पुरुषार्थ। अब ये पुरुषार्थ जो है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पुरुषार्थ का यहाँ अर्थ है, वैसे तो आजीविका के लिए भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, विश्रांति शांति के लिए भी कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए भी मुझे जो भी कुछ करना है अच्छा लगता है वो करने के लिए भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। लेकिन यह तो व्यक्तिगत स्तर का पुरुषार्थ है। जो अंतिम पहलू पुरुषार्थ कहा गया है वह समाज जीवन के संदर्भ में है। समाज का मैं कुछ अहित करता हूं तो मैं यह समाज के साथ द्रोह करता हूं, और समाज के हित के लिए मैं कुछ काम करता हूं तो मैं पुरुषार्थ करता हूं। तो समाज के हित में मैं कुछ करता रहूं, मेरी शक्ति के अनुसार, मेरे स्वभाव के अनुसार, मेरे सामर्थ्य के अनुसार, मेरे गुणों के अनुसार मैं समाज हित का कुछ न कुछ काम कर सकूं, करने का प्रयास करता रहूं। समाज जीवन में किसी न किसी को मैं सुख प्राप्त हो ऐसे प्रयास करता रहूं। ऐसा जब होता है और इस प्रकार से चारों बातें, और उसमें भी मुख्य रूप से जो चौथा पहलू है पुरुषार्थ, यह जब समाज जीवन में सार्वत्रिक हो जाता है तो सारा समाज सुखमय हो जाता है। क्योंकि केवल मेरी आजीविका की आश्वस्ति नहीं है, तो अन्यों की आजीविका की आश्वस्ति के लिए भी मेरा पुरुषार्थ काम करता है। मेरी शांति और विश्रांति के लिए ही केवल नहीं, तो अन्यों की शांति और विश्रांति के लिए भी मेरा पुरुषार्थ काम करता है। मेरी स्वतंत्रता, मेरी रुचि, मेरी पसंद के लिए ही नहीं, तो अन्यों की पसंद, अन्यों की रुचि, अन्यों की स्वतंत्रता के लिए भी जब मेरा पुरुषार्थ काम करता है, और ऐसा समाज जीवन में हर व्यक्ति का पुरुषार्थ करने लगता है, तब समाज जीवन सुख से ओतप्रोत हो जाता है। यह मानव की और समाज के संबंधों के सुख के आधार पर किया हुआ विवेचन, कर्तव्यों के आधार पर भी इसका विवेचन किया जा सकता है। यह जो व्यक्तिवादिता होती है, जो स्वार्थ होता है, इसमें अपने अधिकारों का रक्षण, इसके लिए फाइट फॉर राइट्स, ऐसा इस अभारतीय समाजों के जीवन का सूत्र बनता है। फाइट फॉर राइट्स, और फाइट फॉर सर्वाइवल। तो जीना भी है तो मुझे लड़ना पड़ेगा, मेरे अधिकारों की रक्षा करनी है तो मुझे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि यह व्यक्तिवादी जीवन जो होता है, इसमें जो सामूहिकता की भावना और उसके कारण जो एक स्वाभाविक आत्मविश्वास निर्माण होता है कि मैं एक बड़े समूह का हिस्सा हूं, और उस समूह को मेरे सुख के, मेरे दुख के बारे में चिंता है, मेरे सुख से वह सुखी होता है, मेरे दुख से वह दुखी होता है, और मेरा दुख दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार की भावना होने से जो आत्मीयता के आधार पर
जो सुख के अत्युच्च स्तर के आधार पर, एकात्मता के आधार पर परस्पर संबंध रखने वाला समाज होता है, वह निश्चिंत होता है, आश्वस्त होता है। लेकिन जो व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्टिक ऐसा समाज जीवन होता है, स्वार्थ पर आधारित, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी पर आधारित ऐसा जो समाज जीवन होता है, उसमें हर व्यक्ति अपने को एक व्यक्ति मानता है, और इसलिए फिर अपने व्यक्ति के होने के कारण जो दुर्बलताएं हैं, बाकी सारा समाज, और उस समाज में मुझसे भी बहुत सारे बलवान लोग मैं देखता हूं, तो मैं एक असुरक्षा की अनुभूति करता हूं, और फिर उस असुरक्षा की अनुभूति के कारण मैं छुटपुट संगठन खड़े करने लग जाता हूं। और इसलिए हम देखते हैं इस अभारतीय समाज की एक अवधारणा यह भी है कि जिस समाज में जितना ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, वह समाज अधिक विकसित होता है। उन्हें लगता है कि इंस्टीट्यूशन या संस्था जो होती है, इसका विचार अकेला व्यक्ति तो होता नहीं है, इसका कुछ विचार जो है कुछ लोग इकट्ठे आकर करते हैं, तो सामाजिकता की भावना होती है। वास्तव में सामाजिक भावना से इकट्ठे आकर संगठन नहीं बनते हैं। ये व्यक्ति का अपने स्वार्थ के लिए, ये व्यक्ति का अपनी सुरक्षा के लिए बनाया हुआ संगठन होता है। और इसलिए यह संगठन जो है, यह परस्पर आपस में संघर्षरत रहते हैं और समाज जीवन में समस्याएं निर्माण करते रहते हैं। तो यह जो व्यक्तिवादी समाज है, इसमें इसीलिए अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष, इसका आग्रह होता है। पूरे समाज जीवन में हर क्षेत्र में इस अधिकारों का बोलबाला चलता है। यूनेस्को से सबसे पहले भारत में विषय आया मानवाधिकार। हमारे यहाँ तो अधिकारों की ऐसी कोई चर्चा भारतीय जीवन में होती नहीं रही। कर्तव्यों की चर्चा तो बार बार होती रही, निरंतर होती रही, और उसके आधार पर समाज जीवन कैसे श्रेष्ठ बन सकता है, इसका विचार, व्यवहार और व्यवस्थाएं तो हमारे यहाँ बनती रही, काल के प्रवाह में बिगड़ती रही, फिर उसको सुधार भी करते रहे। लेकिन अभारतीय समाज में यह व्यक्तिवादिता के कारण फिर अधिकारों के लिए संघर्ष यह शुरू हुआ। तो फिर यूनेस्को में से हमारे लोग गए वहां, और वहां से मानवाधिकार लेकर आए। और मानवाधिकार का अर्थ व्यक्ति के अधिकार, वह स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, ऐसे सबके अधिकारों का सबसे पहले भारत पर हमला हुआ। दूसरा हमला हुआ वह स्त्री के अधिकार। मानव के अधिकार क्यों? क्योंकि मानव एक व्यक्ति के रूप में दुर्बल है, इसके लिए उसके अधिकारों की रक्षा करो। उसके आगे आया स्त्री के अधिकार, क्योंकि स्त्री पुरुष की तुलना में शारीरिक दृष्टि से दुर्बल है, इसके लिए स्त्री के अधिकारों का बोलबाला चला। उसके बाद में आए बच्चों के अधिकार, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष दोनों से दुर्बल है, छोटी आयु के हैं, सामर्थ्य कम है, उनमें क्षमताएं कम है, और इसके लिए उनके अधिकार। हमारे पूरा कानून का जो पूरा व्यवस्थाओं का ढांचा खड़ा है, ये सारा अधिकारों के लिए खड़ा है। हमारा संविधान भी मुख्यतः अधिकारों की ही बात करता है, कहीं कहीं संकेत करता है कर्तव्यों की तरफ, लेकिन इन कर्तव्यों की आपूर्ति न करने के लिए दंडित करने का प्रावधान आज भी हमारे कानूनों में नहीं है। इसका कारण ही यह है कि अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहो, और हर व्यक्ति जब अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और अधिकारों को प्राप्त कर अपने सुख को प्राप्त करेगा, तो सारा समाज सुखी बनेगा। ऐसी इनकी मान्यता है, जो प्रत्यक्ष में कभी नहीं आती, आज तक नहीं आई, आगे भी नहीं आई। भारतीय जीवन में तो कर्तव्यों के ऊपर ही बल दिया गया, हमेशा अधिकारों को नकारा नहीं गया। लेकिन
हमारे यहाँ ऐसा समन्वय करने वाले, पूर्व और पश्चिम का हम समन्वय करने का विचार रखते हैं, क्योंकि हम समन्वयवादी हैं, ऐसा कहने वाला जो वर्ग है उसने कहा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू है वह है अधिकार और दूसरा पहलू है वो कर्तव्य है। वास्तव में उनकी समझ में कुछ खोट है, क्योंकि इनकी आधी बुद्धि तो इसके कारण भ्रष्ट हो गई कि इन्होंने अधिकार का जो अंग्रेजी या अभारतीय अर्थ है उसको समझा। हमारे यहाँ तो अधिकार उसकी क्षमताओं के कारण, उसकी योग्यता के कारण प्राप्त होता है। कर्तव्य तो उसके जन्मजात कर्तव्य होते हैं, और इन कर्तव्यों की समझ बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कुटुंब जीवन होता है, समाज जीवन होता है, सामाजिक संगठन होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। यह सब उस व्यक्ति को उसके कर्तव्यों की समझ निर्माण करने के लिए और बढ़ाने के लिए होते हैं। और हम देखते हैं कि कर्तव्यों के आधार पर जब समाज जीवन चलता है तो सुखमय हो जाता है। तो सुख की प्राप्ति के लिए समाज जीवन के हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहने से व्यक्ति भी सुखी होता है और समाज भी सुखी होता है। उसके साथ में जब पुरुषार्थ भी करता है तभी सारा समाज सुखी होता है। और सारे समाज में इन चार बातों का, और उसमें ही भी विशेष रूप से पुरुषार्थ का जितना सार्वत्रिकीकरण हुआ है, पुरुषार्थ इस प्रकार से लोकहित में काम करने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत किसी समाज में कितना अधिक है, उतनी अधिक उस समाज की सुख की मात्रा होगी, सुख का परसेंटेज होगा, प्रतिशत होगा। और जिस मात्रा में समाज सुखी होगा, लगभग उसी मात्रा में उस समाज का हर व्यक्ति भी, हर औसत व्यक्ति भी उसी मात्रा में सुखी होगा। ऐसा सीधा समीकरण है। तो इस सुख के विवेचन को और हम आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य जब अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है तो यह बहुत अच्छी तरह काम करता है, सहजता से कर लेता है, बगैर थकान के कर लेता है, दीर्घ काल तक बगैर थकान के कर पाता है। ये उसकी रुचि का है, पसंद का है, और इसीलिए उसे वो थकान महसूस नहीं करता। और इतना ही नहीं, तो जो आनंद उसे प्राप्त होता है उस अपनी रुचि के काम के करने से, यह आनंद उसके परिसर में छा जाता है। उस परिसर में आने वाला हर व्यक्ति उस आनंद के वातावरण से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। ऐसा समाज जीवन का हर व्यक्ति जब अपने स्वभाव के अनुसार काम करने के लिए अवसर पाता है, काम करने के लिए अपने स्वभाव के शुद्धि और वृद्धि के लिए संस्कार और शिक्षण पाता है, तब वह समाज जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, सुखी बन जाता है। ये स्वभाव जो है, इनका विचार हम आगे जाकर करने वाले हैं। यहाँ केवल इतना ही मैं बता दूं, इस स्वभाव को ही भगवद गीता में वर्ण कहा गया है। वर्ण का संबंध स्वभाव से है। इसका गहराई से विचार हम आगे जाकर 2 अध्यायों में करने वाले हैं। उस समय गहराई से विचार करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। जिस प्रकार से स्वभाव का विषय होता है, उसी प्रकार से क्षमताओं का विषय होता है। और यह क्षमताएं जो हैं, यह मनुष्य की जब जन्म लेता है तो अत्यंत अक्षम होता है। यदि इसे समाज के जो अन्य घटक हैं वह इसकी ओर ध्यान न दें, इसके संगोपन की व्यवस्था न करें, तो जीवित नहीं रह सकता। अपने आप में इसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती है। केवल यह चिल्ला सकता है, रो सकता है, इसके अलावा यह कुछ नहीं कर सकता। सांस लेना वगैरह जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं वो चलती है इसके शरीर में, लेकिन इसको छोड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यह पूर्णतः अक्षम होता है।
ऐसे अक्षम व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ाने का काम समाज करता है। यह क्षमताएं बढ़ती बढ़ती एक आयु की अवस्था तक इस अपनी क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक वह व्यक्ति पहुंच जाता है। यह हर व्यक्ति के जीवन में होता है, यह हर जीव के जीवन में होता है कि जन्म के समय वह तुलनात्मक दृष्टि से अक्षम होता है। जब युवावस्था में आता है तो क्षमताओं की उच्चतम स्तर पर वह काम कर सकता है, और जैसे जैसे वह मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है वह अपनी क्षमताओं को खोता जाता है, उसकी क्षमताओं का क्षरण होता जाता है, कम होती जाती है। अब यह भी एक प्राकृतिक ऐसा नियम है, हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए यह लागू है। उस व्यक्ति की जो आयु की अवस्था है, इस आयु की अवस्था के अनुसार यदि उसे काम करना है तो बहुत सहजता से कर लेता है और उसे सुख लगता है, उसमें सुख प्राप्त होता है, उसकी क्षमता में, सामर्थ्य में होता है। तो उस काम के पूरा करने का जो फलश्रुति होती है, मैंने काम पूरा कर दिया, उससे सुख प्राप्त होता है। तो सुख प्राप्ति इस क्षमताओं का उपयोग करके भी होती है। मेरी क्षमताओं का उपयोग मैं अपनी आजीविका की आश्वस्ति के लिए करता हूँ, उसी प्रकार से समाज के लिए, पुरुषार्थ के लिए भी करता हूँ। ऐसे दोनों ही बातें जो हैं मुझे सुख प्राप्त करवाती हैं, और इसमें मेरी जो स्वाभाविक बढ़ी हुई क्षमताएं हैं वह उसमें योगदान देती है। और इसलिए यह जो युवावस्था का जो चरम बिंदु है, इस अवस्था में हमारा पुरुषार्थ यह चरम ऐसे स्तर पर हो, यह अपेक्षित है। ऐसा जब होता है तो व्यक्ति भी सुखी होता है और समाज जीवन भी सुख से ओतप्रोत हो जाता है। आयु की अवस्था के अनुसार जितनी और जैसी क्षमताएं घटती है तो ठीक ही है, लेकिन जितनी भी क्षमताएं मेरी आज हैं उनका उपयोग इस पुरुषार्थ के क्षेत्र में मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका जब चिंतन, इसका व्यवहार और इस प्रकार से व्यवस्थाओं का अनुपालन जब व्यक्ति करता है तो समाज जीवन और व्यक्ति जीवन सब सुखी हो जाते हैं। तो दूसरा इसमें जो पहलू है वह है आयु की अवस्था के अनुसार मेरी जो सामर्थ्य है, मेरी जो क्षमता है, उसके अनुकूल मैं जब काम करता हूं तो सुख प्राप्त करता हूं। इसके अलावा और भी एक बात होती है, समाज जीवन केवल सदाचार से चलता नहीं है। केवल एकात्मता की भावना होने से समाज जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। इसके साथ में इस एकात्मता की भाव को कुटुंब भावना को आधार बनाकर जब तक समाज अपनी व्यवस्थाएं निर्माण नहीं करता तब तक समाज सुखी नहीं बन सकता। ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण करना यह भी समाज के लिए आवश्यक होता है। व्यक्ति की क्षमताएं बढ़ाने की दृष्टि से व्यक्ति को दायित्व बोध, जो 4 बातें सुख के लिए मैंने बताई, उसमें पहली 3 बातों के लिए तो उसको दायित्व बोध कराने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं रहती, वह तो मजबूरी में वह करता ही है। नींद आती है तो सोता ही है, पशु जैसे करता है। भूख लगती है तो खाता है, ठंड लगती है तो कुछ ढूंढता है ठंड से बचने के लिए। तो यह तो वो सहजता से करता है। लेकिन जो पुरुषार्थ है इसके लिए उसे प्रवृत्त करना पड़ता है। यह काम यदि शिक्षा न करे, उसमें यदि दायित्व बोध यदि शिक्षा न जगाए, शिक्षा व्यवस्था से यह न हो, तो वह समाज भी सुखमय नहीं हो सकता। इस दृष्टि से शिक्षण, रक्षण और पोषण, ऐसी 3 व्यवस्थाओं का निर्माण समाज करता है, तब समाज सुखी होता है। इन व्यवस्थाओं को थोड़ा आगे हम विस्तार से समझने ही वाले हैं। यहाँ उनके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वो भीष्म के जो पुस्तकों के बारे में बताना चाहती हैं वो बता दें। धन्यवाद।
स्वाति जी। जी जी, जस्ट अ मिनट सर। नमस्कार सभी को। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित जीवन का भारतीय प्रतिमान जो हम व्याख्यान माला में सुन रहे हैं, वो हमने 2 खंडों में पुस्तक प्रकाशित किए हैं, जिनका एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन ये छूट में अभी आपको 799 रुपए में 2 खंड मिल जाएंगे। इसकी छूट की मर्यादा हमने 31 मई तक बढ़ा दी है, तो कृपया जरूर आप ये पुस्तक खरीदी कीजिएगा। 2 खंडों का संच है। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला, श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला, और प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला, और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला ये विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारे घर में होना ही चाहिए। तो कृपया आप जरूर इसे खरीदी कीजिएगा। व्हाट्सएप का गूगल पे का क्रमांक है 9503864401। भीष्म प्रकाशन का ये गूगल पे का नंबर है। वेबसाइट पर भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। ये तो केवल 250 रुपए में हमने उपलब्ध किया है। इसकी भी छूट की मर्यादा हमने 31 मई तक बढ़ा दी है, तो कृपया आप ये ग्रंथ तीनों ले लीजिए। मैं तो आह्वान करूंगी कि तीनों ही घर में होने चाहिए, किसी को भेंट देने के लिए, अपने बच्चों के लिए। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे घर में होने ही चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। अब इस सुख के विवेचन को और आगे बढ़ाते हैं, व्यवस्थाओं के संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं। समाज में जो श्रेष्ठ है उसके सम्मान की यदि व्यवस्था नहीं होती तो फिर जो श्रेष्ठ है वो दुखी होने लग जाती है। और इस श्रेष्ठता का आधार जो है वह उस व्यक्ति का सामर्थ्य, उस व्यक्ति का पुरुषार्थ यानी लोक हित में उसने कितना योगदान दिया है, यह दोनों बातें होती है। इन दोनों बातों का जिस समाज में सम्मान होता है वह समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। कई लोग कहते हैं कि समानता होनी चाहिए समाज जीवन में। जैसे वर्तमान लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान है उसके लिए भी एक ही वोट है, और जो मंद बुद्धि है उसके लिए भी एक ही वोट। अब यह जो समानता है, ऐसी समानता समाज को नष्ट कर देती है। श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा समाज के लोगों में से खत्म हो जाती है। क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी तो वही सब मिलने वाला है जो मैं पढ़ाई करके मैं प्राप्त करूंगा। यदि मुझे वही सब मिलने वाला है जो एक बुद्धिमान बच्चे को प्राप्त होने वाला है, बहुत परिश्रम करके परीक्षा पास करने वाले बच्चे को प्राप्त होने वाला है, वो यदि अगली कक्षा में अपने आप मैं जाने वाला हूं, वो भी परिश्रम के साथ में जाएगा। तो जो दुर्बल बच्चा है, जो कम बुद्धि का बच्चा है, वह भी इतनी बुद्धि तो रखता है
कि फिर मैं अपने अगली कक्षा में जाने के लिए पाठ्यक्रम और ये सब परिश्रम क्यों करूं, अध्ययन क्यों करूं, रात रात भर जाग कर पुस्तक क्यों पढूं। तो इस प्रकार से जो समानता है, इस समानता का अतिरेक जहां होता है वहां समाज नष्ट हो जाते हैं। समानता आवश्यकताओं की पूर्ति के स्तर पर तो बिल्कुल ठीक है। समाज जीवन में हमारे यहाँ यह कहा गया है कि हर मनुष्य के आवश्यकताओं की, हर मनुष्य ही नहीं केवल हर जीव के आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी ही चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति नहीं चलेगी। इच्छाओं की पूर्ति तो उतनी ही चलेगी जितनी इच्छाएं धर्मयुक्त होंगी, धर्म से सुसंगत होंगी। तो इस दृष्टि से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो सब समान हैं, और इस दृष्टि से एक मानव के रूप में हर व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए वह तो उस हर व्यक्ति को मिलना अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन जब क्षमताओं का विषय आता है, जब सामर्थ्य का विषय आता है, जब कुशलता का विषय आता है, जब लोकहित रूपी पुरुषार्थ का विषय आता है, तो यदि ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा तो जो निकम्मा बैठा व्यक्ति है उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं रहेगी श्रेष्ठ बनने की। और इसलिए समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से समाज में श्रेष्ठता कनिष्ठता की भावना और इस श्रेष्ठता का आधार सामर्थ्य, कुशलता, लोकहित रूपी कार्य करने की मानसिकता और प्रत्यक्ष लोक संग्रह, आत्मविश्वास, यह बातें यदि नहीं है तो उस श्रेष्ठता को कोई अर्थ नहीं है। केवल धन से श्रेष्ठ कोई बन गया उससे सब बातें उसमें आती हैं, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन आज परिस्थिति यही हो गई है कि जो जिसके पास पैसा है वह श्रेष्ठ माना जाने लगा है और उसका अनुकरण सब करने लग गए हैं। यह समाज में आई हुई विकृति है, इसे भी हमें समझना होगा। और ऐसा जब सम्मान हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार पाता है और ऐसा अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार ही मुझे सम्मान मिलना चाहिए, उससे अधिक बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार का एक दायित्व बोध, इस प्रकार की मानसिकता जब हमारी शिक्षण व्यवस्था बच्चों के मन में निर्माण करती है तब समाज सुखमय होता है। तब मुझे जो सम्मान मिला है मेरी योग्यता के कारण मिला है, मुझे यदि असफलता मिली है तो मेरी अयोग्यताओं के कारण मिली है। इसे वह बच्चा ठीक से समझ जाता है और अपनी योग्यताओं को बढ़ाने का, अपनी तपस्या को बढ़ाने का, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करता है। अन्यथा वह देखता है कि दूसरा व्यक्ति है, यह तो अनायास ही सफलता प्राप्त कर रहा है। अब इसमें वह जो हमने भारतीय जीवन दृष्टि के विषय में कुछ सुना, अध्ययन किया था, कर्म सिद्धांत, उसको भी नहीं समझता। अब कर्म सिद्धांत भी जो है यह समाज जीवन की दृष्टि से, समाज में सुख प्राप्ति की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा व्यक्तिगत शिक्षा का पहलू है, इसे भी हमें समझना होगा। व्यवस्थाओं का विचार भी जो किया गया है, यह विचार हमारे यहाँ जिस प्रकार से समग्रता से किया गया है, समाज के हर व्यक्ति का इसमें समावेश है, हर व्यक्ति की इसमें भूमिका भी है और हर व्यक्ति को यह व्यवस्थाएं लाभान्वित करती हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिन्हें आजकल की भाषा में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल कहा जाता है, हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हुआ करती थी वो इस प्रकार की हुआ करती थी। और सबसे अंतिम बिंदु, अभी समय के अभाव में अंतिम बिंदु जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा चाहता हूँ वह है ऐसी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चलें, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सामर्थ्यवान, कौशलवान, ऐसे प्राणवान, ऊर्जावान ऐसे व्यक्ति निर्माण हो। इसलिए समाज को संगठित करना भी होता है। तो ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण करना
ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना, यह भी हमारी सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के श्रेष्ठ बनने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे पहलू हैं। और भी छोटे छोटे कई पहलू हैं जिनका विचार कभी अन्यत्र किसी व्याख्यान में हम करेंगे। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगला विषय होगा हमारा, वो होगा सृष्टि, यानी सृष्टि भारतीय दृष्टि। यह हमारा अगला विषय होगा अगले व्याख्यान का। स्वाति जी। जी धन्यवाद सर। हम कुछ सवाल जवाब लेते हैं। पहला सवाल प्रसाद जोशी आप पूछेंगे, उनके बाद केतन जी आप तैयार रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार। अभी ये जो आपने बताया समाज व्यवस्था के बारे में, प्रसाद जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, प्रसाद जोशी बोल रहा हूँ, बड़ोदरा। प्रसाद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो प्रश्न ये था कि समाज व्यवस्था के अंदर एक आर्थिक आधार नहीं था, लेकिन कर्तव्य बोध था, या मेरा जो दायित्व है वो मैं करूंगा, तो उससे बार्टरिंग सिस्टम आया था कि एक चीज, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सेवा दे और उसके बदले में उसको कुछ न कुछ व्यवस्था समाज अपने आप देखेगा। कि जैसे मैंने एक सुना था कि गांव के अंदर एक कुंभार का घर रहता था, एक सुथार का, एक लोहार का, जो गांव का एक नाई रहता था। इस प्रकार हर व्यक्ति किसी भी प्रकार की पैसे की लेन देन किए बिना अपना अपना काम किया करता था। लेकिन इसमें से कौशल्य विकास इतने स्तर पर गया हमारा कि हम लोगों ने, जैसे कुछ मिट्टी के भी बर्तन ऐसे मिले हैं, मिट्टी के दिए ऐसे मिले हैं, या मिट्टी का पानी भरने का बर्तन ऐसे मिला है कि जो छलकता नहीं। तो इस प्रकार की के कौशल्य विकास को बढ़ावा कैसे मिला या किस प्रकार मिल सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था थी उसमें कि जिससे कि आदमी प्रेरित हो कि नहीं मैं और अच्छा करूं, लोगों को और अच्छी चीजें दूं? तो ये थोड़ा सा मुझे समझ, जैसे ये डिमांड एंड सप्लाई का जो मैटर है अभी, जो अभारतीय पद्धति है कि मैं जितना अच्छा वैल्यू ऐड, तो उससे मुझे एक अट्रैक्शन रहता है, ऐसा वेस्टर्न लोगों का सोच है, और वो कुछ हद तक सही भी है। तो हमारी परंपरा में ऐसा कौशल्य विकास को इतने उच्च स्तर पर कैसे ले गए थे वो लोग, या हम लोग किस प्रकार की कोई व्यवस्था थी क्या? ऐसा एक प्रश्न है। देखिए, आपने प्रश्न पूछा, उसकी में दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि हमारे लाखों गांव में अंग्रेज आने से पहले जिस प्रकार की पोषण व्यवस्था थी, उसका आधार बार्टर सिस्टम नहीं था। अच्छा। बार्टर सिस्टम तो उसकी भोंडी समझ है। अंग्रेजों को लगा कि यह बार्टर सिस्टम होगा। आप कल्पना कीजिए कि आप किसान हैं, आप धान्य निर्माण करते हैं जी। मैं सुनार हूं जी। आप मुझे धान देते हैं, मैं आपको गहने देता हूं। एक वर्ष ऐसा आया कि जिस वर्ष आपने कह दिया कि भाई साहब इस साल तो मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत गहने हो गए। मैं सुनार तो भूखा मर जाऊंगा ना। बराबर। तो इस प्रकार से बार्टर सिस्टम चल नहीं सकती। अत्यंत अव्यवहारिक और बचकानी ऐसी अवधारणा है। हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम नहीं हुआ करती थी। यह कैसे हुआ करती थी, इसको समझने के लिए आप अपने कुटुंब का विचार करिए। आपके कुटुंब में हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या नहीं? जी जी। पैसे का कोई लेन देन होता है क्या? नहीं। या वस्तुओं का लेन देन होता है क्या? कि देखो, तुम कपड़े धोओगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तुम बिस्तर बिछाओगे तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। ऐसा होता है क्या? कुटुंब भावना से कुटुंब चलता है।
सौदेबाजी से नहीं चलता। और बार्टर सिस्टम तो सीधी सीधी सौदेबाजी है। हमारा गांव एक विशाल कुटुंब हुआ करता था। इसका विचार हम आगे करने वाले हैं, इसके लिए यहाँ अभी मैं उसकी गहराई में नहीं जाता। हम यहाँ इतना ही समझ लें कि हमारे गांव कुल हुआ करते थे, ग्राम कुल हुआ करते थे। इसी कारण आगे बढ़कर हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा था, उसका चरण था वो अगला। तो आते हैं आपके जो कुशलता कैसे प्राप्त कर ली थी उन्होंने। देखो, हमारे यहाँ सृष्टि निर्माण की मान्यता के समय हमने जाना था कि यह तो परमात्मा तत्व है जो इन सृष्टि के अनगिनत अस्तित्वों के रूप में प्रकट हुआ है और उसके लिए मैं कुछ करने वाला हूं। हम विचार करते हैं तो जिस प्रकार से हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे पास जो श्रेष्ठतम ऐसे फूल हैं वो चढ़ाते हैं उनको। ऐसा करते हैं कि श्रेष्ठ अच्छे फूल वाले फूल जो हैं, अच्छी सुगंध वाले, वो अपने लिए रख लिए और जो घटिया फूल है वो भगवान की मूर्ति को चढ़ा दिए। ऐसा तो नहीं करते ना। माता जो होती है वह अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है, कोई स्वार्थ के लिए तो नहीं बनाती। वो तो जानती है कि ये सब मेरे हैं, अपने हैं, इनको ये बहुत रुचिकर लगे, इनके शरीर पुष्ट हो, इसके लिए मैंने खाना बनाना है। इतना विचार जब करती है तो उसके निर्माण किए हुए अन्न में पौष्टिकता भी आती है, स्वाद भी आता है, सुगंध भी आती है। जो जो अन्न की दृष्टि से जो जो श्रेष्ठ गुण है सब गुण लाने का प्रयास करती है। इसलिए हमारे यहाँ दो कारणों के कारण कुशलता उच्चतम स्तर तक पहुंची थी। उसमें एक तो भाव यह है कि मैं किसी परमात्मा तत्व की सेवा करने वाला हूं, मैं सुतार हूं, मैंने लकड़ी की कुर्सी, तो पहली बात तो लकड़ी की कुर्सी में किसी व्यक्ति को कि भाई प्रसाद जी के पिताजी अभी बहुत आयु के हैं, उनके लिए एक आराम कुर्सी की जरूरत है, तो मैं प्रसाद जी के पिताजी के लिए कुर्सी बनाता हूं, उनके लिए बनाता हूं, बेचता नहीं, उनको देने के लिए बनाता हूं। और फिर मैं पूरी उसमें अपनी कुशलता जो है उसको उड़ेल देता हूँ, अच्छी से अच्छी बने, जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है उसके लिए बिल्कुल सटीक बने। इस प्रकार की भावना जो होती है वह वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था रही, इस जाति व्यवस्था में परंपरा से कौशल चलता आता रहा। आगे के एक अध्याय में आने वाला है, उसमें हम थोड़ा सा अधिक विस्तार से इसकी बात करेंगे। यह तो उसके जो गुणसूत्र हैं, जीन्स हैं, उनके माध्यम से कुशलताएं तो आती ही रहती हैं। खानदानी गाने वाला है, खानदानी गायक है, ऐसा कहते हैं कोई, उसका अर्थ यह होता है कि पैतृक संपत्ति के रूप में उसको मिला, विरासत के रूप में मिला है उसको गाना। सहजता से 2 साल का हुआ नहीं और सुर में ताल में गाने लग गए। हम देखते हैं कैसे, और कई लोग बड़े बड़े हो गए और सुर में न बैठते न ताल में बैठते। तो है ना, इसे हमें समझना होगा। ये जो आनुवंशिकता से भी जो आता है, ये जो कुशलताएं हैं, ये सब आनुवंशिकता की हैं। और इस कुशलता को बढ़ाकर मैं अगली पीढ़ी को देता हूं, इस प्रकार की भावना भी जब होती है तब समाज बनता है और उन्नति के अत्युच्च शिखर तक बढ़कर विश्व गुरु बन जाता है। अगला सवाल लेते हैं। केतन जी आप पूछिए, उनके बाद संदीप जी आप तैयार रहिएगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा प्रश्न है, उसमें 2 पहलू है।
यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न थिंक स्कूल के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना और व्यक्तिगत ओपिनियंस को इतना ज्यादा प्रभाव दिया गया है, और वो ज्यादा करके दो चीजों में है। एक रिलीजियन के अंदर के जिसको जैसा चाहिए वैसा कर सकता है, बदली कर सकता है वगैरह वगैरह, और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे समलैंगिकता है वगैरह, वो सब चीजों में। और जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर बिल्कुल ही बोलती नहीं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामने सामाजिक जिम्मेदारियों का जो प्रभाव है, वो सामाजिक जिम्मेदारियां ज्यादा मेरे ख्याल से बड़ी होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, व्यक्ति का विचार करते समय हमने एक श्लोक मैंने सुनाया था, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। इसका अर्थ यह होता है कि जब कुटुंब का हित और व्यक्ति का हित इसमें संघर्ष होता है, तो जो कुटुंब का हित है उसको प्राधान्य देना चाहिए, प्रधानता देनी चाहिए। जब कुटुंब का हित और गांव का हित इनमें कोई विरोधाभास खड़ा हो जाता है, तब गांव के हित को प्रधानता देनी चाहिए। उसमें फिर एक कुटुंब को थोड़ी हानि सहनी पड़ जाए तो उस कुटुंब ने सहनी चाहिए जी। तब वह कुटुंब भी सुखी बनता है और गांव भी सुखी बनता है, व्यक्ति भी सुखी बनता है, कुटुंब भी सुखी बनता है। यह इसके आधारभूत सिद्धांत हैं। यह तो दुर्भाग्य है कि हमारा पूरा केवल आप शासन और वर्तमान जो शिक्षा है इसके बारे में बात कर रहे हैं, वास्तव में तो पूरा हमारा समाज जीवन ही इस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच या जिसे स्वार्थवाद, इसके आधार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। तो इससे समस्याएं तो निर्माण होनी ही वाली हैं, और सारी समस्याओं की जड़ तो यही है। इसे हमें समझना होगा, और इसीलिए जो जीवन का प्रतिमान इस पूरी व्याख्यान माला का जो शीर्षक है उसके माध्यम से हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो वर्तमान जीवन का प्रतिमान है यह अभारतीय है। यह स्वार्थ पर, व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित ऐसा यह प्रतिमान है। यह सत्ताधिष्ठित प्रतिमान है, और इस प्रतिमान के कारण हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, और नई नई समस्याएं निर्माण होने वाली हैं। कि जिस प्रकार से मनुष्य की बुद्धि चहुं दिशा में काम करती है, उसी प्रकार से ये मनुष्य की बुद्धि चहुं दिशाओं से समस्याओं को निमंत्रित करती रहती है। हमारी टेक्नोलॉजी भी पुरानी समस्याओं को कुछ मात्रा में दूर करती है और नई समस्याओं का निर्माण करती है, और इसके लिए और उन्नत प्रौद्योगिकी की मांग खड़ी करती है। इस प्रकार का हमारा जो दुष्ट चक्र चल रहा है इस पूरे जीवन यात्रा में, इसे हमें समझना होगा। इस दुष्ट चक्र को यदि तोड़ना है तो जीवन के भारतीय प्रतिमान को समझना होगा, इसकी समग्रता को समझना होगा। केवल एक टुकड़े को लेकर इसे सुधारा नहीं जा सकता कि चलो एक कोने से इसको सुधारने को शुरुआत की, ये ऐसा नहीं है। शिक्षा का एक उदाहरण देकर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा को भारतीय बनाने के प्रयास भारत में 150 वर्षों से अधिक काल से चल रहे हैं, लेकिन आज भी हम अर्थशास्त्र अभारतीय पढ़ाते हैं, न्याय शास्त्र अभारतीय पढ़ाते हैं, राज्य शास्त्र अभारतीय पढ़ाते हैं, समाज शास्त्र अभारतीय पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं हम? भारतीय। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है, इसमें भी इन शास्त्रों के संदर्भ में कोई बहुत परिवर्तन होने वाला नहीं है, अपेक्षा मत रखिए। थोड़े से छुटपुट जरूर होंगे, अच्छे ही होंगे वो, लेकिन कोई बहुत बड़े परिवर्तन की अपेक्षा अभी न रखें, क्योंकि जब तक बाकी सारा समाज जीवन भारतीय ढंग से चले, ऐसी मांग खड़ी नहीं होती, तब तक शिक्षा भारतीय नहीं बनी। इसे हमें समझना होगा। और इसलिए ये पूरा जो यह प्रकल्प चल रहा है 52 व्याख्यानों का, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम सब समझें कि भारतीय जीवन का प्रतिमान क्या है,
ये भारतीय जीवन होता क्या है, ये समस्या मुक्त कैसे होता है, क्यों होता है, यही हमारा प्रतिपाद्य विषय है। आगे हम सुनेंगे, आगे और बहुत कुछ बाकी है। अभी तो शायद 18वां ये पुष्प चल रहा है। जी गुरु जी, बहुत शुक्रिया। संदीप जी, आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद प्रभाकर जी तैयार रहिएगा। गुरु जी प्रणाम, प्रभात, सुप्रभात। प्रभात, सुप्रभात। सबसे पहले स्वाति जी, भीष्म इंडेक्स और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुटुंब सुदृढ़ीकरण का 3रे अध्याय पर हूँ मैं, और पुस्तक बहुत ही बहुमूल्य है, तो मैं 2 और प्रतियों की ऑर्डर आज दे दूंगा। एक स्वतः के लिए एक ऑर्डर कॉपी, और एक आज मित्र मिले थे तो उनको भी, वो कस्टम्स में काम करते हैं बॉम्बे में, उनको भी, जैसे आपको बस व्याख्यान सुन रहा तो मुझसे मिले कि भाई आप क्या सुन रहे हो, तो बस बताया, उतने में उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी मंगा देना। अरे वाह, बहुत अच्छे। नहीं, बहुत नेक कार्य। तो गुरुजी मेरा सवाल ये है कि देखो, जो आपने बताया कि 150 वर्षों से ये कार्य चल रहा है, लेकिन इसको कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। एक तो उसकी बाधाएं जो क्या आ रही हैं या क्या आई हैं, जिनको दूर किया जा सकता है हमारे द्वारा या आने वाली पीढ़ियों द्वारा, ताकि जो हम उनको एक सही मार्गदर्शन दे पाए। क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि राजनीतिकरण जो हुआ है, जैसे अभी एक जिन व्यक्तियों के साथ मैं बैठता हूं, तो उनमें से एक दीवान सिंह जी थे, तो वो ग्राम सभा के बारे में बात करते थे कि ग्राम में पंचायत में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, उसी से एक समाज बढ़ता है। तो कहते थे कि खाप पंचायत या खाप व्यवस्था होती थी, या ग्राम की पहले जो व्यवस्था होती थी उसमें मिलके बड़ों से या उनसे डिसीजन लिए जाते थे। और उसका जीता जागता उदाहरण मुंडका में जब आग लगी, उससे एक उदाहरण देखने को मिला कि जो वो टीम काम करती थी, क्योंकि अब मुंडका एक गांव तो रहा नहीं दिल्ली में, लेकिन फिर भी वो ग्राम सभा के तौर पर लोग काम करते हैं, और उसमें काफी एक अच्छा योगदान देखने को मिला टीम का। तो पहला सवाल तो इस पे ही ब्रेक मारता हूं मैं, ताकि आपका कुछ विश्लेषण आ जाए, तो फिर मैं दूसरा सवाल डालूं। आपने जो कहा कि शिक्षा भारतीय क्यों नहीं बनी, यही वास्तव में इस पूरे जीवन के प्रतिमान के विषय का प्रतिपाद्य विषय है। शिक्षा भारतीय नहीं बनी, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, समाज जीवन की, वर्तमान समाज जीवन की अर्थव्यवस्था यदि एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलती होगी, तो शिक्षा में आप क्या पढ़ाएंगे? जवाब दीजिए। समाज जीवन की अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स के हिसाब से, उसने जो पुस्तक लिखी है पर लाइव आ रहा है, हिसाब से चलती होगी, तो शिक्षा में आप क्या पढ़ाएंगे? कुछ शब्दों में शिक्षा में आपको एडम स्मिथ ही पढ़ाना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था यदि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था यदि ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के आधार पर चलती होगी, तो शिक्षा में आप क्या पढ़ाएंगे? ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस ही पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए इसे हमें समझना होगा कि शिक्षा अकेले में भारतीय नहीं बन सकती। 150 वर्षों के प्रयासों के उपरांत भी यह भारतीय नहीं बनी। उसका मुख्य कारण यही रहा कि बाकी सारा समाज जीवन जब तक अभारतीय ढंग से चल रहा है, अकेली शिक्षा भारतीय नहीं बन सकती। इसे हमें समझना होगा। और इसके लिए फिर न्याय क्षेत्र जो है, इसका भारतीय स्वरूप क्या है, इसे समझने वाले लोग न्याय क्षेत्र में निर्माण करने होंगे। उद्योग जगत है, उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उद्योग जगत का स्वरूप क्या होता है, इसकी समझ रखने वाले लोग उद्योग के क्षेत्र में निर्माण करने होंगे। समाज जीवन में काम करने वाले समाजशास्त्री जो लोग हैं, तो भारतीय समाज जीवन का स्वरूप किस प्रकार का हुआ करता था, भारतीय समाज जीवन की व्यवस्थाएं कैसी हुआ करती थी, सामाजिक संगठन किस प्रकार का हुआ करता था, इसकी समझ रखने वाले और इस दृष्टि से इसकी श्रेष्ठता जानकर उसके लिए अनुकूलता समाज में निर्माण करने वाले लोग, जब तक हम समाज में निर्माण नहीं करेंगे, शिक्षा में तो हमें वही सिखाना पड़ेगा जो समाज जीवन में चल रहा है, जिसके कारण शिक्षा में पढ़ रहे बच्चों को
कुछ आजीविका की आश्वस्ति हो जाए, वही पढ़ाना पड़ेगा। और इस कारण अकेली शिक्षा कभी भारतीय नहीं बन सकती। वैसे शिक्षा और समाज जीवन का तो समीकरण होता है, शिक्षा जैसी वैसा व्यक्ति, श्रेष्ठ शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्ति, और श्रेष्ठ व्यक्ति तो श्रेष्ठ समाज, समीकरण होता है। लेकिन इस समीकरण के साथ में एक पूर्व शर्त जुड़ी ये होती है कि समाज जीवन की पार्टी कोरी हो। यहाँ तो समाज जीवन को इतना अस्त व्यस्त उध्वस्त कर रखा है, उसे पहले ठीक किए बगैर, उसकी पार्टी कोरी किए बगैर उसके ऊपर कुछ भी लिखना असंभव है। तो इस प्रकार से समाज जीवन में कहाँ कहाँ पहुंचने की आवश्यकता है, उस हिस्से को पहुंचकर फिर वहां पर शिक्षा के माध्यम से भारतीयता का जो आरोपीकरण है वो किया जा सकता है, आरोपित की जा सकती है, शिक्षा को वहां पर स्थान मिल सकता है, मूल पकड़ सकती है। अन्यथा तो शिक्षा को कोई मूल पकड़ने को कोई आधार नहीं है। इसे हमें समझना होगा। पूरे जीवन के प्रतिमान को भारतीय बनाने की प्रयास है, जब तक समसामयिक, समांतर और समन्वित, ऐसे प्रयास हमें करने होंगे। अगला सवाल लेते हैं। प्रभाकर जी, आप पूछिए। और बता दूं, ये जो खंड 1 और 2 आपने लिए हैं, आपने बताया नहीं है, इन 2 खंडों में यही बताने का प्रयास किया है कि समग्रता का विचार, समाज जीवन के समग्रता का विचार, इसका अर्थ क्या है, भारतीय दृष्टिकोण से समग्रता का विषय कैसे बनता है, समग्रता में विचार करने में कौन कौन से पहलू आवश्यक होते हैं, यह सब समझना होगा आपको। तो खंड 1 और खंड 2 में इसके लगभग आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। प्रभाकर जी, आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद शफाली नागपाल, आप तैयार रहिएगा। नमस्ते जी। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था जो गुण कर्म के आधार पर थी, वो जन्म के आधार पर होने के कारण वो नष्ट हो गई। तो उसके बदले कोई व्यवस्था समाज में निर्माण न होने के कारण शासन व्यवस्था का प्रभाव समाज के ऊपर बढ़ गया। तो अभी उसको रिवर्स करने के लिए पिछले हमारा प्रयत्न तो चालू है, लेकिन उसके लिए ठोस अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन हमारे तरफ से हुआ या हम उसमें कम पड़े, ऐसा क्या हमारा अनुभव है? आप कौन बात कर रहे हैं? प्रभाकर तिजारे। अच्छा, प्रभाकर जी बात करें। प्रभाकर जी, इसके बारे में हम अलग से थोड़ा सा और गहराई से बात करेंगे। अभी यहाँ केवल इतना कि वर्ण और जाति व्यवस्था के बारे में बहुत संभ्रम समाज जीवन में निर्माण किए गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, और उनको ही हम सत्य मानने लग गए हैं। खंड 1 में 2 अध्याय हैं, स्वभाव समायोजन और कौशल समायोजन। इनमें इन दोनों विषयों के ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। वर्ण व्यवस्था और ये विषय आगे हमारे व्याख्यानों में आने ही वाले हैं, उस समय इसका और गहराई से हम विचार करेंगे। यहाँ मैं केवल इतना ही बता दूं कि वर्ण के बारे में जो कहा जा रहा है, गुण कर्म विभागशः तो होता ही है, लेकिन ये गुण कर्म जो है वो जन्मजात होते हैं। पूर्व कर्मों के फलों से जो जन्म लेके साथ में कुछ लेकर आता है, वही तो प्रकट होता है। वह जन्म के साथ में लेकर नहीं आया है, तो जो सीखेगा केवल उतना ही प्रकट करेगा। तो जन्म के साथ कुछ लेकर आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। और जब बड़ा बनेगा तब उसमें किस प्रकार के गुण विकसित हुए हैं वो देखेंगे और फिर उसका वर्ण करेंगे, तय करेंगे। ये तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। अरे वो तो अब कर रहा है, वर्ण तय करके उपयोग क्या है उसका? तो वर्ण तो जन्मजात होते हैं, इन्हें जानकर
शिशु अवस्था में उसकी पुष्टि करते हुए बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, इनमें उस स्वभाव की शुद्धि और वृद्धि के लिए संस्कार और शिक्षा की व्यवस्था करना, और युवावस्था में आजीविका की दृष्टि से उसे ऐसा समाज जीवन में अवसर मिलना, यह सब मिलकर वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था के बहुत अधूरे और कुछ मात्रा में विपरीत ऐसे भ्रम समाज में प्रचलित हैं, और इसके कारण आपके मन में जो शंका निर्माण हुई है यह बहुत स्वाभाविक है। आपने खंड 1 का वो अध्याय यदि पढ़ेंगे आप तो इस विषय में और स्पष्टता आ जाएगी। स्वभाव समायोजन ऐसा उस अध्याय का नाम है, और फोन पर आप बात करेंगे तो फोन पर बता दूंगा। हाँ, हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ठीक जी जी जी। शफाली नागपाल, आप पूछिए। जी प्रणाम। बहुत विचारों से हम सब लोग प्रेरित हो रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रही है मैडम। अच्छा जी, एक सेकेंड मैम, अब आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ आ रही है जी। अब बोलेंगे तो आएगी आवाज। जी बोलिए। शफाली जी बोलिए। अधिकारों हुई, पर उस समाज में भी कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन रहा होगा, अन्याय भी रहा होगा, तो उस वक्त ऐसी क्या व्यवस्था की जाती थी? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पहला प्रश्न शुरू का सुना ही नहीं दिया। अच्छा हाँ, फिर से। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो हम भारतीय समाज की बात में आपने बताया कि कर्तव्यों का जो है वही एक बात की जाती थी, अधिकारों की बात नहीं होती थी। ये माना जाता था कि कर्तव्य के साथ अधिकार आते ही हैं, उसका एक दूसरा पहलू ही है उसका। परंतु उस वक्त भी ऐसा तो जरूर होता होगा कि लोगों के अधिकारों का हनन होता होगा, अन्याय होता होगा कहीं ना कहीं। तो उस वक्त ऐसी क्या व्यवस्था थी कि जिसमें उनके अधिकारों को वापस से एक सिक्योर किया जाता था? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो भारतीय समाज की हम बात कर रहे हैं, इसको पुनः जागृत करने के लिए हम किस तरह की क्या हम इस तरह के स्टेप्स उठा सकते हैं? क्योंकि एजुकेशन तो हम बदल नहीं सकते, वो हमारे लिए हमने उसे एक्सेप्ट किया है और बदल। जब तक समाज जीवन में मांग नहीं होगी आप एजुकेशन को नहीं बदल सकते। 150 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं सब जी, और वो मांग इतनी आसानी से आएगी भी नहीं। या तो सिविल ठीक है, रेवोल्यूशन आप हो प्रयास तभी कुछ कर मांग हो रही सकती है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं, प्रयास इसे समझ लीजिए सभी कर रहे हैं, परंतु आज की जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो तो इन सब बातों को सुनना भी नहीं चाहती है। तो पुनः जागृति किस तरह से लाई जा सकती है? क्योंकि स्कूली शिक्षा तो बदलेगी नहीं, सामाजिक परिवेश पूरा बदल चुका है। देखिए, मुझे ध्यान में आ गया, अभी आपके 2 प्रश्न हैं। पहली बात तो यह है कि अधिकार और कर्तव्य। जी देखो, अधिकार और कर्तव्य ये एक सिक्के के 2 पहलू तब कहे जा सकते हैं जब मेरे कर्तव्य और औरों के अधिकार ऐसे सिक्के के 2 पहलू होंगे। मैं अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता हूं तो औरों के अधिकारों की रक्षा अपने आप होती है। जी, इस तत्व को गहराई से बिठाना हर व्यक्ति के मन में शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से। मैंने तो कर्तव्य पर ही ध्यान देना है। जिस दिन आपने उसके अधिकारों को झिझोड़ा, अरे भाई, अधिकार को बताने के लिए उसको शिक्षा की, संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती, वो तो जन्म से होते हैं। अधिकारों की समझ तो उसको जन्म से होती है, संस्कारों से होती है। कर्तव्यों पर ही बल देना, यही संस्कार और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है हमारे यहाँ। इसे समझेंगे, और इसकी शुरुआत बूढ़े लोगों से तो हो नहीं सकती। जो नवजात शिशु, वहां से शुरुआत करनी होगी, एक बात। दूसरी बात,
आपने जो दूसरा मुद्दा कौन सा कहा था आपने? कहा था कि अब किस तरह से हम जिस भारतीय समाज अब को जो हम चाहते हैं आज की जो पीढ़ी है वह तो इतनी तेजी से विपरीत दिशा में जा रही है। देखिए, मेरा आज की पीढ़ी पर भी उतना ही विश्वास है जितना हमारी पीढ़ी पर विश्वास था। आज की पीढ़ी भी, मेरा पूरा विश्वास है कि उनमें भी बुद्धिमान लोग बहुत हैं। वह भी सुख के लिए ही जीना चाहते हैं। जी। आप ढूंढ लीजिए 100 लोगों का, 100 युवकों का सर्वेक्षण कर लीजिए और पूछ लीजिए कौन अपने दुख के लिए जी रहा है। आप पाएंगे 100% कहेंगे कि सुख के लिए जी रहे हैं। अपवाद कोई गलती से निर्बुद्ध होगा तो कह देगा कुछ। हाँ जी। तो सब सुख के लिए जी रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ जो समाज जीवन का भी जो भारतीय दृष्टिकोण रखा है, इसका आधार सुख विवेचन रखा है। हम उनको समझा नहीं पाते। हमारी सामर्थ्य को हम बढ़ाएं, हमारे अध्ययन को हम बढ़ाएं, हमारी तपस्या को हम बढ़ाएं। यह तपस्या इतनी तेजस्वी होनी चाहिए। ये तेजस्वी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जी। तेजवान लोग जो होते हैं उनके आस पड़ोस में दूसरे लोग आते से प्रभावित हो जाते हैं। इनके बोलने की आवश्यकता नहीं होती है जी। तो क्या हमारा अध्ययन, हमारा ज्ञान इतना तेजस्वी है? हमारा व्यवहार कितना उस ज्ञान और व्यवहार सूत्रों के अनुसार है? तो सामने के वाले के ऊपर प्रभाव नहीं होगा, असंभव है। मैं भी कई बार देखता हूं कि मैं इतनी बुद्धियुक्त ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि सामने वाला समझ नहीं रहा है। तो कई बार मुझे लगता है कि क्या गड़बड़ है। लेकिन इसमें सोचने का ढंग यह होता है कि देखो, सामने वाला निर्बुद्ध नहीं है। कई क्षेत्रों में वह अपनी बुद्धि के आधार पर बड़े बड़े पुरुषार्थ के काम कर रहा है, तो निर्बुद्ध तो है नहीं। तो मैं उसको समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मेरी कमी है। इसे हम समझें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपनी तपस्या को बढ़ाएं, अपने ज्ञान में वर्धन करें। उस युवक को किस ढंग से समझाना, वो ढंग हमें आना चाहिए। तो बुद्धि तो उनमें भी है, और उस बुद्धि का उसको विकास की दृष्टि से वर्तमान में जितना उन्हें एक खुलापन मिलता है, वैसा शायद पहली पीढ़ियों में नहीं मिलता होगा। लेकिन अब उस खुलेपन को भी ध्यान में रखकर उसे हमें सटीक ऐसे उत्तर देने होंगे, समझाना होगा। समझ तो वो भी जाएगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आप भी प्रयास करके देखिए। बिल्कुल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर बहुत बहुत अच्छी आपने हमें दिशा दी है कि हमें अपने ढंग को परिवर्तित और कर लेना चाहिए। और इस तपस्या में तो सारी उम्र निकलनी ही होती है। पर मुझे ऐसा लगता है त्याग का भी जो फैक्टर है वो और तेजी से ऐड करना पड़ेगा। त्याग त्याग त्याग, ज्ञान का त्याग त्याग नहीं सुना ही नहीं। सैक्रिफाइस त्याग का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल त्याग। इसीलिए समाज के लिए जितना जो त्याग करेगा उसे उतना अधिक सम्मान। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का दायित्व बोध समाज में निर्माण करना, यह नहीं होगा तो नेकी कर दरिया में डाल होता रहेगा। इसलिए शिक्षा में इस दायित्व बोध को जगाना यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो समाज के लिए अधिक त्यागमय जीवन जी रहा है उसके लिए सर्वोच्च सम्मान हो। अब यह भी जब तक बच्चों को समझेंगे नहीं, सामान्य तो बच्चे समझेंगे नहीं इसे। यह भी हमें शिक्षा का एक अंग बनाना होगा, इसे भी। बहुत उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं। पंकज कुमार जी पूछिए, उनके बाद फिर से पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर।
नमस्ते। नमस्ते पंकज जी। हाँ हाँ, अब मेरा सवाल है कि हमारा भारतीय यानी कि जो विधर्मी है उसकी बात नहीं है, हमारा भारत के समाज में तो ये व्यवस्था है ही, उस पर ये विधर्मियों का आक्रमण और ये जो विदेशी का आक्रमण हुआ है वो शिक्षा का आक्रमण, इसके कारण वो जो थोड़ा लुप्त हो गया है। हम अपने को यानी कि हमारे भारतीय व्यवस्था वाले लोगों को सब समझा सकते हैं, लेकिन ये जो विधर्मी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हम अपने लोगों को तो समझा पाए, उनसे भी पहले हम तो समझ पाए पहले कि ये भारतीय व्यवस्थाएं होती क्या हैं, क्या हम इसे ठीक से समझ पाए हैं? क्या हम ये समझ पाए कि भारतीय सामाजिक संगठन का स्वरूप कैसा होता है? क्या हम ये समझ पाए हैं? तो हम समझ नहीं पाए होंगे तो अपने लोगों को कैसे समझाएंगे? और अपने लोगों को समझाने के बाद का चरण आता है दूसरों को, विधर्मी लोगों को समझाने का। इसमें भी दो बातें करनी होती है। एक और तो जो भारतीयता की शिक्षा को प्रतिष्ठित करना, यह एक और करना होगा, और दूसरी ओर सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी। बिल्कुल, यह हमारी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था निर्माण करते करते उससे पहले तो विधर्मियों के कारण हमारा समाज नष्ट हो जाए तो नहीं चलेगा। इसके लिए इन दोनों मोर्चों पर काम करना होगा। एक और तो समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में, जो आपने कहा कि शिक्षा को भारतीय बना देंगे, नहीं बनेगी, क्योंकि उद्योग जगत भारतीय बनने के लिए अनुकूलता नहीं बताएगा, न्याय क्षेत्र अनुकूलता नहीं बताएगा, राजकीय क्षेत्र अनुकूलता नहीं बनाएगा, शिक्षा का ये इतिहास का क्षेत्र है, भाषा का क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, ये सब भारतीय बनने की दृष्टि से अनुकूलता नहीं बताएंगे, तब तक शिक्षा भारतीय नहीं बनेगी। मैं बार बार और लगभग हर व्याख्यान के इसमें प्रश्नोत्तर में बताता रहा हूं कि 150 वर्षों से हम इसे भारतीय क्यों नहीं बना पाए। तो इसे हमें समझना होगा कि यह समग्रता में भारतीय बनाने की ऐसी हर क्षेत्र में पहल शुरू करनी होगी, तब शिक्षा भारतीय बनने की दृष्टि से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अब कुटुंब का विषय आज हमारे शिक्षा का विषय नहीं है, ग्रामकुल का विषय हमारे शिक्षा का विषय नहीं है। ये कैसे बनेंगे? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था यदि शिक्षा में कहीं आपको मिलेंगे तो इनको गालियां देने के लिए मिलेंगे। कोई पीएचडी कर रहा होगा, कोई ऐसे इनके आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहा होगा, सब नकारात्मक, भारत विरोधी, इस प्रकार के अध्ययन चलते आपको दिखाई देंगे। ये सब चल रहा है तो शिक्षा भारतीय बनेगी कैसे? इसलिए समाज जीवन के सब पहलुओं में अपने अपने क्षेत्र के भारतीयकरण की समझ और समझ के आधार पर भारतीयकरण की पहल, यह शिक्षा के साथ में जब चलेगी तब शिक्षा भी भारतीय बनेगी और सारा जीवन भी भारतीय बनेगा। अन्यथा टुकड़ों में अकेली शिक्षा के लिए प्रयास करके शिक्षा कभी भारतीय नहीं बनेगी। 150 वर्षों का अनुभव तो मुझे लगता है पर्याप्त है, बड़े बड़े दिग्गजों ने प्रयास किए हैं। अगला सवाल लेते हैं। संदीप जी, आप फिर से पूछना चाहते हैं, कृपया पूछिए। जी धन्यवाद समय देने के लिए। वो भी दोबारा मैं बस 2 व्यक्तित्व ऐड करना चाहूंगा जो नागपाल मैम पूछ रही थी। तो देखिए इसमें ऐसा है कि कैसे पहले होता था, तो बस मुझे जो जितना ज्ञान है उसमें ये है कि जो समाज सुधारक हुए हैं समय समय पर, उन्होंने अपना समाज में जो भी कुरीतियां थी या कुछ भी हुआ करते थे उनको दूर करने का एक योगदान दिया है।
तो वैसा ही अवसर हर समाज में हर समय में होता रहेगा। आप उस समाज सुधारक के विचारधारा के साथ या उस संघर्ष में जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हम, और दूसरी बात थी कि हम आने वाली जनरेशन को कहाँ से शुरू करें। तो ये वैसे बताना नहीं चाहता था, पर मैंने अपने बच्चों के जन्म होने पूर्व ही ये डिसाइड किया था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा, क्योंकि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे कर सके उससे हमें काफी मदद मिलेगी। तो एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि नौकरी करने के साथ साथ आपको अतिरिक्त समय देना और इस उम्र में भी पढ़ते रहना, और वो भी प्रोफेशनली पढ़ना। तो हमको, जो भी श्रोतागण है यहाँ पे, हमको एक नई पीढ़ी के तौर पर एक योगदान, एक सेक्रीफाइस जो क्या कहते हैं, अपने बच्चों के लिए करेंगे एटलीस्ट, तो समाज के लिए कुछ ना कुछ अपने आप भला होगा। तो वो है कि एक सोच और दिशा, कुछ अच्छे लोग जब हम मिलके काम कर रहे हैं तो ऐसे ही हमेशा उस समाज का बैलेंस जो है चलता रहता है, अच्छा बुरा। अगर हम सोचेंगे कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मैं पहले काफी गहन अध्ययन करता था, एलएलबी का स्टूडेंट था, देखता था क्या जजमेंट्स आ रहे हैं, क्या राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें आपके वश में नहीं होती है, तो उस पर हम समय ना व्यतीत करें और अपनी एनर्जी जो है, जैसे हम आज हम भारतीय प्रतिमान का व्याख्यान सुनते हैं, तो सोचिए हम 1 घंटा कितना अच्छे जगह गुजारते हैं और उसके फलस्वरूप हम उस तरह का जीवन जीते हैं और उस तरह का जीवन में प्रभाव भी डालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक भाई साहब ने मुझसे पूछा क्या सुन रहे हो, उतने से ही सोचो कि देखो उसको बदला हुआ और उसने 2 मिनट में एक व्यक्तित्व के आधार पे कि हाँ ये विश्वसनीय आदमी है, जो कुछ कर रहे होंगे शायद अच्छा कर रहे होंगे। तो समाज में अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो वो मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा। वो मैं किसी मूवी का कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा, बट एग्जांपल्स बहुत हैं। इसमें मैं जी जी दो बिंदु जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आपने साइकोलॉजी का अध्ययन किया। साइकोलॉजी जब आप नाम लेते हैं तो अभारतीय शब्द है, तो आपने भारतीय साइकोलॉजी का, भारतीय मानस शास्त्र का अध्ययन किया या अभारतीय साइकोलॉजी का अध्ययन किया? यदि गुरुजी मैंने भारतीय मानस शास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो, मेरा आपसे अनुरोध है आप उसका फिर से अध्ययन करें। कई बातें आपके समझ में आएंगी कि यह अभारतीय जो साइकोलॉजी है उनको पता ही नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी, जो समाज सुधारक की आप बात कर रहे हैं, देखो समाज सुधारक तो उसे हम कह सकते हैं जो पहले समाज जीवन के निर्दोष स्वरूप को समझे और फिर उसके विरोध में काम करे, यानी उसके पक्ष में काम करे। हम समाज सुधारक बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझे तो कि समाज जीवन का निर्दोष स्वरूप क्या है। इसको समझे बगैर यदि हम समाज सुधारक बन के काम करने लग जाएं, हमें लगता है कि ये बहुत बुरी परंपरा है, इसको रोकना चाहिए, तो चल पड़ेंगे हम। कुछ हमें अनुभव आए होंगे उसके आधार पर। अब उसके पीछे कुछ कारण परंपरा रही होगी, उसका हमने अध्ययन यदि नहीं किया होगा तो शायद हम गलत दिशा में हो जा सकते हैं। जैसे जाति व्यवस्था की दृष्टि से इसमें जो, या वर्ण व्यवस्था में भी जो छुआछूत का विषय आ गया था, यह तो निंदा करने योग्य है, लेकिन इसके कारण पूरी जाति को निर्मूल कर दो। जाति भेद, यह शब्द भी ऐसा ही है। जातियों में उच्च नीचता, यह शब्द प्रयोग भी ऐसा ही है। ये जानबूझकर किए गए हैं जाति व्यवस्था को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम समझने लग जाए कि हाँ जाति भेद, देखो बड़े बड़े हमारे यहाँ समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था, जाति तोड़ो वगैरह काम किए हैं। तो मेरा अनुरोध यह है कि समाज सुधारक बनने से पहले हम समाज जीवन के निर्दोष स्वरूप को समझ लें। वो समझने के बाद में हम जो भी करेंगे वो समाज सुधारक का ही काम होगा। अब छोटी से छोटी जो हलचल करेंगे वो समाज सुधार के लिए ही होगी, लेकिन इसकी पूर्व शर्त तो यह है कि समाज जीवन के निर्दोष स्वरूप को हम कितना समझ पाए हैं। गुरुजी आपसे मिलने से पहले वो कार्यान्वित शुरू हो चुके थे, जो हम कहते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी या जैसे भी हम कहें,
पर मूल उद्देश्य बताने का यही था कि एक कहते हैं इंटेंशन कि आप कब से या कैसे शुरू कर सकते हैं इन दोनों पहलुओं में। बस देखो आप कर रहे हो, बहुत अच्छा ही कर रहे हाँ, मैंने तो सुझाव दिया है, आपने साइकोलॉजी पढ़ने का प्रयास किया, ये आपकी बुद्धि को का सही दिशा में काम करने का लक्षण है। मैं उसमें और सूचना ये दे रहा हूँ कि वो और अधिक अच्छा हो। आप शास्त्र दोबारा बता सकते हैं जो आप मानक शास्त्र, हाँ, मानस शास्त्र, भारतीय मानस शास्त्र जो है, जिसे भारत में अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग ही वास्तव में भारतीय मानस शास्त्र है। इसका ठीक से अध्ययन करिए। इनमें भी जो यम नियम है इनका अध्ययन करिए। यम नियमों का आरोपण कैसे होता है, किस आयु में होता है, कब से होता है, किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर आप जब चिंतन करेंगे आप पाएंगे कि अरे साइकोलॉजी तो बहुत छोटा अधूरा विषय है। इससे बहुत आगे, बहुत गहराई से हम बच्चों को समझ सकते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद केळकर गुरुजी। आज के सत्र का समारोप हम श्लोक से करेंगे। सभी सहभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को, यानी 26 मई को सुबह 7:30 बजे। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।